हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका में जजेस को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है और क्या तरीका है इनको हटाने के लिए, क्या क्या प्रोविजंस है संविधान में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जज की नियुक्ति जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीश महोदय के परामर्श से की जाती है। अब प्रश्न ये है कि अगर कोई जज को हटाना है तो हाउ कैन अ जज बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। हाईकोर्ट के जज जो हैं इनको महाभियोग इम्पीचमेंट फेस करना होता है, तब यहां से ये अपने पद से हटते हैं। तो हटाने का अधिकार क्या है, पहला आप ये जानिए कि इनको हटाने का अधिकार। तो हटाने का अधिकार यह है राष्ट्रपति महोदय के ही साइन से होगा, लेकिन उसके पहले संसद का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इस पर हम विस्तार से आप चर्चा करें। दूसरा है हटाने का आधार क्या हो। आधार तो ऐसा संविधान में लिखा गया है कि जब तक इनका कदाचार सिद्ध नहीं हो जाए या अक्षमता नहीं से साबित हो जाए तो इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। तो अगर कोई सिद्ध कदाचार या अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो बात कही गई है। एक है सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड, ये हो गया। और दूसरा है इनकैपेसिटी, अक्षमता। इनकैपेसिटी, तो ये दोनों चीज में इनको हटना, प्रक्रिया शुरुआत किया जा सकता है। इनको हटाने की प्रक्रिया का शुरुआत किया जा सकता है। अब आइए कि आर्टिकल 124 124 का फोर में इनको हटाने के संबंधित यही बात लिखा गया है कि जब तक इनका सिद्ध कदाचार या क्षमता नहीं प्रूफ हो जाता है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे और अगर प्रूफ हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाए जाने की सूचना दी जाएगी। 217 एक भी वही है और इसे रिलेटेड है आर्टिकल 217 एक, 218 आर्टिकल, ये सब जजेस के रिमूवल के लिए। अब देखिए प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, महाभियोग की प्रक्रिया भाई। अब प्रश्न यह उठता है कि कदाचार या क्षमता सिद्ध कैसे होगा, कि सिद्ध कैसे की जाएगी। तो इसके लिए संसद एक नियम बनाएगी और यह एक्ट पारित किया गया कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। हम हटाने का प्रक्रिया के बात कर रहे हैं। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया अगर कदाचार और अक्षमता पर अगर आ रहे हैं तो यह प्रश्न ये उठता है कि कदाचार या क्षमता सिद्ध कैसे होगा। कोई कह देगा कि फलाने व्यक्ति कदाचार है, अक्षम है, तो उसको प्रूफ भी करना होता है। तो प्रूफ करने के लिए ऐसा हटाने की प्रक्रिया के लिए संसद ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। एक जजेस इंक्वायरी एक्ट इन्होंने बना दिया 1968। अब ये क्या करेंगे, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 द्वारा विस्तृत रूप से इसमें निर्धारित की गई है कि इनको हटाने की प्रक्रिया, सारा बात इसमें कहा जाएगा। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है, यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब आया इम्पीचमेंट की बात आ रही है।
तो इम्पीचमेंट जो है संसद के किसी भी सदन, ऐसा नहीं है कि केवल राज्यसभा में ही आ सकता है या केवल लोकसभा में आ सकता है, संसद के किसी भी सदन में ये जो प्रस्ताव है महाभियोग का वो लाया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब महाभियोग की प्रक्रिया में प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य या राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर नोटिस किया जाना चाहिए। तो जो इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का जो प्रस्ताव, लोकसभा में 100 सदस्य, 100 मेंबर्स इस पे साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे अगर ये लोकसभा में प्रस्ताव आता है, और अगर ये राज्यसभा में आता है तो वहां 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। अगर राज्यसभा में आता है 50 मेंबर्स कम से कम विल साइन, इनके साइन से आगे बढ़ेगी बात। अब है कि इस प्रस्ताव के लिए जो यह नोटिस जो है लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के स्पीकर को प्रस्ताव पर सहमति देनी होती है। ये महाभियोग प्रस्ताव में लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, या अगर राज्यसभा में लाया गया है तो वहां के जो चेयरमैन है, सभापति है, इनके द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलती है। अगर ये चाहे तो अस्वीकृत भी कर सकते हैं, और अगर रिजेक्ट कर दिए ये प्रपोजल को किसी के महाभियोग किसी जज के खिलाफ, तो यहीं पर यह प्रपोजल ड्रॉप हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, महाभियोग खत्म। लेकिन अगर ये प्रस्ताव को स्वीकृत कर देते हैं तब तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो अगर ये प्रस्ताव स्वीकृत कर देते हैं तब क्या होगा, तो यहां से होगा एक जांच समिति का गठन किया जाएगा अगर स्वीकार कर दिया जाता है। अब देखिए जांच समिति का गठन करते हैं, क्योंकि बात हम आगे ले गए हैं, धीरे धीरे बात बढ़ रही है इम्पीचमेंट की तरफ। तो यहाँ पे जब जांच समिति का जो गठन किया जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी कमिटी बाय द स्पीकर और द चेयरमैन, तो यहाँ पे 3 सदस्यीय जांच समिति रहेगी। 3 सदस्य मीन्स 3 लोग रहेंगे। पहला रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश। दूसरा रहेंगे कोई भी चीफ जस्टिस उच्च न्यायालय के, किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा एक रहेंगे जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, एक प्रतिष्ठित विधिवेता है। तो ये 3 लोग रहते हैं। पहला सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कोई जज सुप्रीम कोर्ट के। दूसरा किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और तीसरा एक होंगे वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ये 3 लोग का एक जांच समिति बनेगा, और ये जांच समिति जो है वो जांच करेगी आरोपों की कि जो इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का, वो जो भी है आरोप, वो आरोप कहां तक सही है या गलत है। अब देखिए जांच कमेटी के पास पूरा चीज आ गया, और यह समिति जांच करेगी और संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देगी। जिन पर यह आरोप लगा है उनको बुलाया जाएगा कि आप आइए, या रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन आप जांच समिति के समक्ष पेश होइए और अपना
बचाव के लिए क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। आपको भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। उसके बाद आरोपों की जांच के बाद समिति अपना रिपोर्ट जो है, जब सब तरह से सब जांच हो जाता है कंप्लीट, तो ये जो 3 सदस्यीय जांच समिति है, ये अपना रिपोर्ट किसको देगी? ये अपना रिपोर्ट संसद को देगी। जांच समिति, देखिए जांच समिति का गठन हुआ, जांच समिति जांच की, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट जो है संसद में पेश हुआ। अब संसद में पेश हो गया रिपोर्ट, तो संसद का भी तो कुछ काम है, उस पर कुछ काम होगा संसद में। तो संसद जो है अगर दोषी पाती है, मान लीजिए कि जांच में अगर वो संबंधित जो व्यक्ति है, न्यायाधीश है, अगर वो दोषी पाए गए, तो संसद में फिर बहस और मतदान होगा। बहस और मतदान ये होगा कि प्रस्ताव जो है सो दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, अलग अलग दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। और प्रत्येक सदन में, अब देखिए बात आ रही है इम्पीचमेंट की, बात बढ़ रही है क्योंकि दोष सिद्ध हो चुका है, जज साहब पर दोष सिद्ध हो चुका है, अब जज साहब को हटना तय है। अब प्रक्रिया थोड़ा सा यहाँ पे है और उसके बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो देखिए संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर जांच रिपोर्ट, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक जो है विधिवेता, अगर ये तीनों मिल करके जांच कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जांच निष्पक्ष ही होगी। और जो इतने विद्वान लोग के द्वारा किया गया जांच, उस पर अगर ये या तो आरोप सिद्ध होगा या नहीं होगा। अगर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो बात यह खत्म हो जाएगी, संसद में पेश हो जाएगा, संसद इसको मान लेगा कि नहीं, इस पर कुछ नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे दोषी पाए जाते हैं, अगर न्यायाधीश, संबंधित न्यायाधीश अगर दोषी पाए जाते हैं, तब आगे की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। तो अब संसद पर इस पर बहस होगा, फिर संसद इस पर मतदान अपना करेगी और दोनों सदनों से इसे अलग अलग रूप से पारित किया जाएगा। यदि जांच समिति दोषी पाती है तो प्रस्ताव पर संसद में बहस, प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग रूप से पारित। प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित, देखिए प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, उस सदन में जितने लोग हैं, प्रत्येक सदन में, अगर लोकसभा की हम बात करें तो 543 कुल सदस्य, उनका जो बहुमत है, और उस दिन जो उपस्थित हैं और जो मतदान करेंगे, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होगा। यहीं पर क्वेश्चन आता है कि कितने सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। तो वो जांच समिति का रिपोर्ट जो है जब उस पटल पर रखी जाती है, तो प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रस्ताव का एक बात और है कि प्रस्ताव को दोनों सदनों से उसी सत्र में पारित करा लेना है, उसके लिए अलग सत्र नहीं होगी। अगर एक सत्र में सारा काम हुआ है तो अंत भी उसी सत्र में होगा, तो वो सत्र के चलते ही करा लेना है। और जब ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है जो सदन से, तो फिर दोनों सदनों से पारित होने पर संसद राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव भेजती है और राष्ट्रपति तब हटाने का आदेश न्यायाधीश को जारी करते हैं। तो जब यह बहस हुआ, मतदान हुआ, बहुमत से पारित हो गया संसद के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा, तब वहां से संसद जो है राष्ट्रपति महोदय को इस प्रस्ताव को संबोधित करते हुए भेजती है कि इनका ये सब हो चुका है क्लियर। और तब राष्ट्रपति महोदय इस पर डिसीजन लेते हैं और आदेश निकालते हैं, जारी करते हैं न्यायाधीश के नाम। और ये उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर करके वो अपना जो नोटिस है इशू करेंगे, ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे। ये प्रक्रिया है। अभी रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं एक न्यायाधीश है, उन पर कदाचार का मामला चल रहा है। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया जो है दोनों सेम है, एक जैसी है। हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विषय में आर्टिकल 124 के 4 में, सब क्लॉज 4 में कहा गया है, और हाई कोर्ट के जजेस के संबंधित 217 का 1 और 218 हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट से संबंधित है।
ये 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी न्यायाधीश को आप कैसे हटा सकते हैं और किस तरह से उनको होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में अगर पेश हो रहा है तो 100 मेंबर इसमें साइन करेंगे और अगर राज्यसभा में पेश हो रहा है तो 50 मेंबर इसमें साइन। इस प्रस्ताव में, महाभियोग के जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में 100 मेंबर लोकसभा से, 50 मेंबर राज्यसभा से। अगर ये प्रस्ताव पर जो संबंधित जो स्पीकर है या चेयरमैन अपनी स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है आगे बढ़िए, हम सहमत हैं, तो फिर एक जांच समिति का गठन होगा। जांच समिति में 3 लोग रहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठ जज है या जज है जो भी है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे। ये 3 लोग की जांच कमेटी में जो रिपोर्ट आएगा वो रिपोर्ट संसद में पेश होगा और फिर संसद इसे बहुमत से 2/3 से पारित करेगी और ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को सूचित किया जाएगा संसद के द्वारा, ये सब हुआ है और हम लोगों ने इसे पास किया है। उसके बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से रिमूवल का आदेश देंगे। यही इम्पीचमेंट है, महाभियोग। और इसी के द्वारा एक न्यायाधीश को हम उनके पद से संविधान के तहत हटा सकते हैं। थैंक यू सो मच।